हेलो एवरीवन। तो अब हम आ चुके हैं हमारे यूनिट नंबर 2 के लास्ट सेकंड टॉपिक पर, जो कि है RACI चार्ट्स। इससे पहले हम यूनिट 2 में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोजेक्ट इनिशिएशन, हम पढ़ चुके हैं की कंपोनेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट चार्टर्स, फिर उसके बाद हमने पढ़ा स्टेक होल्डर एनालिसिस, एंड अब हम पढ़ने जा रहे हैं RACI चार्ट। तो चलिए सबसे पहले जैसे कि हम शुरू करते हैं, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। RACI charts are a tool used in project management and organizational management to clarify and communicate roles and responsibilities। यानी कि RACI चार्ट्स का हम इस्तेमाल करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में या एक कंपनी में, हम रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड करने में। मतलब कि जब भी हम किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कौन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और वो वैरी करता है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर हम बात करें एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की, ठीक है, तो एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जो भी हम लोग अपने प्रोजेक्ट के अंडर ले रहे हैं, ठीक है, वो अलग अलग डिपार्टमेंट से हो सकते हैं या फिर अलग अलग फंक्शन से हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर वो पर्सन हमें इन्फॉर्म कर रहा है या वो हमारे अंडर काम कर रहा है, तो हमें पता होना चाहिए कि अगर उसके बारे में हमें रिपोर्ट लेनी है तो हम डायरेक्टली उस पर्सन से कंसल्ट करें, यानी कि उस पर्सन से ही पूछ लें, या फिर हमें उसके फंक्शनल मैनेजर से जाकर के कम्युनिकेट करना पड़ेगा सेम चीज़। तो इसीलिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि हमें किससे क्या चीज़ें कम्युनिकेट करनी है, किसको कितनी चीज़ें बतानी है, कौन किन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है और किसका क्या रोल होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। RACI स्टैंड्स फॉर रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, कंसल्टेड एंड इन्फॉर्म्ड। ये चार जो हैं, जो RACI, उनकी फुल फॉर्म्स लिखी है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट पेज पर ही देखेंगे कि क्या चीज़ किसके लिए स्टैंड करती है। तो RACI स्टैंड्स फॉर, ये हमने देख ही लिया अभी, रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, कंसल्टेड एंड इन्फॉर्म्ड। तो रिस्पॉन्सिबल के बारे में देख लेते हैं। द पर्सन और ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग द टास्क और एक्टिविटी। मतलब कि रिस्पॉन्सिबल कैटेगरी के अंदर कौन कौन आ जाएगा, कि मान लीजिए हमारा बैक एंड डेवलपर है किसी ऐप का, तो वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा पर्सन, ठीक है। या फिर हमारा फ्रंट एंड डेवलपर है, या हमारी मार्केटिंग टीम का जो लीड होगा उसमें, वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अकाउंटेबल, द पर्सन हु इज अल्टीमेटली अकाउंटेबल फॉर द कंप्लीशन ऑफ द टास्क और प्रोजेक्ट, ठीक है। तो अकाउंटेबल में कौन आ जाएगा, एक प्रोजेक्ट मैनेजर आ जाएगा अकाउंटेबल में, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर ही अकाउंटेबल है। अकाउंटेबल इन द सेंस रिस्पॉन्सिबल है, वो किसके लिए, पूरे प्रोजेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो, ठीक है। थ्रू आउट जो उसमें टास्क चलेंगे, एक्टिविटीज चलेंगे, उन सब के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा, तो इसलिए वो अकाउंटेबल होगा इन सब चीज़ों के लिए। नेक्स्ट है कंसल्टेड, द पर्सन और ग्रुप दैट प्रोवाइड्स इनपुट और एडवाइस ऑन द टास्क और एक्टिविटी। तो इस कैटेगरी में हमारे कौन कौन लोग आ जाएंगे, जो हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, या फिर अगर हम एक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं किसी फंक्शनल ग्रुप के अंडर, या फिर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर फंक्शनली लोग काम कर रहे हैं या फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, और हम किसी फंक्शन के अंडर एक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, तो हमारा जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा वो हमारा कंसल्टेंट होगा, या वो हमें कंसल्ट कर सकता है या वो हमें एडवाइस दे सकता है, तो उसको हम कंसल्टेड वाली कैटेगरी में रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है इन्फॉर्म्ड, द पर्सन और ग्रुप दैट इज केप्ट अप टू डेट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ द टास्क और एक्टिविटी। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो लोग आ जाते हैं वो होता है स्टेक होल्डर। तो स्टेक होल्डर्स को, जैसे कि मैं अब इससे पहले भी डिस्कस करता आ रहा हूँ, कि स्टेक होल्डर्स को अपडेटेड रखना एक बहुत क्रूशियल पार्ट एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स होंगे उनको हम इन्फॉर्म रखें, तो वो सब लोग इन्फॉर्म्ड वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। या फिर इसमें कौन आ सकता है कि हमारी जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स की कमेटी होती है, उनको हम इन्फॉर्म्ड वाली कैटेगरी में रख सकते हैं, कि अगर वो हमसे अपडेट मांगे या हमें उन्हें अपडेट देना है, या हमारा जो फंक्शनल ग्रुप जो है हमारा, या जिस फंक्शनल मैनेजर के अंडर हम काम कर रहे हैं, और उन्हें हम सिर्फ इन्फॉर्म्ड रखें, तो वो भी हमारा इसी कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, जिसमें हम देखते हैं एक सैंपल ऑफ RACI चार्ट जो कि मैंने लिया हुआ है। तो कॉलम्स देख लेते हैं, इसमें सैंपल ऑफ RACI चार्ट जो मैंने लिया है, इसमें क्या क्या है। प्रोजेक्ट डिलीवरेबल और एक्टिविटी, इसमें वो सब चीज़ें लिखी हुई कि हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स हो सकते हैं इधर, या माइलस्टोन्स हो सकते हैं। तो इधर मैंने क्या क्या लिखा हुआ है, डिज़ाइन साइट मैप, कि हमें कोई वेबसाइट बनानी है उसका मैप। डिज़ाइन वायर फ्रेम, वायर फ्रेम आप स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में नहीं बल्कि UI UX में स्पेसिफिकली पढ़ते हैं इस चीज़ को, तो वो आप देख सकते हैं कि वायर फ्रेम्स क्या होते हैं, ठीक है। बेसिकली अगर मैं अभी बताना चाहूँ कि वायर फ्रेम्स क्या होते हैं, तो इन लेमैन लैंग्वेज वायर फ्रेम्स आर जस्ट स्ट्रक्चर, की पाथ कैसा रहेगा,
कहाँ से कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्रिएट स्टाइल गाइड की, मान लीजिए आप वेबसाइट बना रहे हैं तो आप HTML CSS कैसे कोड करेंगे, तो उसका जो CSS वाला पार्ट होता है तो वो स्टाइल गाइड होती है, ठीक है। मतलब पूरा का पूरा जो स्टाइल होता है वो उसी से ही करते हैं, तो वो वाली चीज़ हो गई। कोड टेम्पलेट्स की अगर हमें कहीं से कोड टेम्पलेट्स उठानी है, या कोई हमारा जो लोग हैं वो कोड के किसी पार्ट पे काम कर रहे हैं, कोई किसी पार्ट पे काम कर रहा है, तो उस सब को देखना पूरे के पूरे को, ठीक है। तो अब ये जो है ये सब स्टेक होल्डर्स हैं, या फिर हम बोल सकते हैं जो भी जिस भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसका जो रोल है वो रोल्स के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब देखते हैं इसके नीचे सी लिखा है। सी का मतलब ये कंसल्टेड है, मतलब कि ये पर्सन जो है वो कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकता है प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो हमारा सी कैटेगरी में आ गया। तो मतलब इसके अंदर जो हमारा डिज़ाइनर होगा वो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर से कंसल्ट कर सकता है कि क्या मैं काम ठीक कर रहा हूँ, या इस डिज़ाइन में कुछ और रिक्वायरमेंट है, क्या चीज़ें ऐड कर सकता हूँ, क्या चीज़ें सब्ट्रैक्ट करनी चाहिए, ठीक है। फिर जैसे स्ट्रैटेजिस्ट, ये भी एक रोल है, ठीक है। तो इसके अंदर डिज़ाइन साइट मैप में रिस्पॉन्सिबल लिखा है। तो ये स्ट्रैटेजिस्ट क्या करेगा, ये स्ट्रैटेजी बनाएगा कि मतलब कि कैसा उसका स्ट्रैटेजी होगी, मतलब पूरा कैसा दिखेगी वेबसाइट, और क्या क्या चीज़ें होंगी उसमें, क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूडेड होनी चाहिए, तो वो सब चीज़ें, तो ये काम करेगा, ये रिस्पॉन्सिबल है पर्सन, ठीक है। डिज़ाइन साइट मैप, ये अकाउंटेबल है। तो डिज़ाइनर के अंडर जो भी टीम काम कर रही होगी वो पूरे के पूरे को फाइनल रिव्यू करके देगा, तो मतलब ये पर्सन अकाउंटेबल हो गया, ठीक है। फ्रंट एंड डेवलपर के आगे आई लिखा है। आई मतलब कि इसको इन्फॉर्म रखना पड़ेगा कि मान लीजिए हमारा डिज़ाइन का मैप रेडी है, तो अकॉर्डिंगली फ्रंट एंड डेवलपर जो है वो अपना काम करना शुरू कर दे, ठीक है। तो अगर हम फ्रंट एंड डेवलपर को इन्फॉर्म रखेंगे तो वो अकॉर्डिंगली उसी पेज पे अपना काम पैरेलली कंटिन्यूड रखेगा। एंड सिमिलरली फॉर अब बैक एंड डेवलपर, ठीक है, इसके आगे भी आई लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसी अलग अलग चीज़ों को हम इसमें अरेंज किया हुआ है कि किसी के आगे सी लिखा हुआ है, सी मतलब कि कंसल्टेड, ए मतलब कि अकाउंटेबल हो गया, आर मतलब कि रिस्पॉन्सिबल हो गया, एंड आई मतलब कि इन्फॉर्म्ड हो गया, ठीक है। अब जैसी बात आई, देखिए कोड टेम्पलेट्स में हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो अकाउंटेबल है, मतलब कि द पर्सन हु डेलीगेट्स वर्क एंड प्रोवाइड्स फाइनल रिव्यू। तो मतलब कोड जो भी बन करके आएगा उसको वो रिव्यू करेगा और उसके लिए अकाउंटेबल होगा कि जो भी काम आगे जा रहा है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह काम करें, जैसे कि हमने पढ़ा था यूनिट नंबर 1 में कि आपको उस इंडस्ट्री की नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपको एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर किसी कोडिंग वाली उसमें फील्ड में डाल दिया गया है एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, तो आपको उस कोड की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकें एंड आप समझ सकें कि आपके टीम मेंबर्स को क्या प्रॉब्लम हो रही है एंड उसमें क्या क्या चेंजेस रिक्वायर्ड हैं। अब इसमें स्ट्रैटेजिस्ट जो हो गया उसको सिर्फ हम इन्फॉर्म रखेंगे क्योंकि उसका इसमें कोई मतलब नहीं है कोड वाली चीज़ों में, ठीक है। अब डिज़ाइनर जो है वो कंसल्टेड, जो भी हम कोड करके फाइनल ला रहे हैं तो डिज़ाइनर जो है वो उसको क्रॉस वेरीफाई करेगा कि हाँ जो मैंने डिज़ाइन बनाया था या जो डिज़ाइन बना था ये उससे पैरेलली मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसको कंसल्टेड हम रखेंगे, ठीक है। फिर फ्रंट एंड डेवलपर के लिए रिस्पॉन्सिबल, ऑब्वियसली फ्रंट एंड डेवलपर जो होगा वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा कि वो काम करेगा, ठीक है। एंड बैक एंड डेवलपर को हम कंसल्टेड रखेंगे क्योंकि जो बैक एंड डेवलपमेंट होता है वो फ्रंट एंड के ऊपर डिपेंड करता है। तो जितना सिंपल फ्रंट एंड होगा उतना ही ज़्यादा आसानी से हमारा बैक एंड भी हो जाएगा। तो इसलिए हमें बैक एंड डेवलपर को पैरेलली कंसल्टेड रखना पड़ता है, ठीक है। तो आई होप आप सब लोगों को RACI चार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। ये छोटा सा ही टॉपिक था बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट इनिशिएशन की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर जब हम स्टार्टिंग में ही सबके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब कुछ डिवाइड कर रहे हैं तो RACI चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बाद में कोई बैक ऑफ ना करे कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड वी शुड नो कि हम किसको क्या काम दे रहे हैं एंड कौन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो थैंक यू एवरीवन, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड RACI चार्ट्स।